उपेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी जानकी के कमरे में झांक कर देखा। अंदर पास पड़ोस की 5-6 महिलाएं बैठी थीं। वे न केवल जानकी का हालचाल पूछने आई थीं, बल्कि उससे इसलिए भी बतिया रही थीं कि उसकी तसल्ली होती रहे। जब से जानकी लकवा की शिकार हुई थी, मोहल्ले की जान पहचान वालों ने अपना यह रोज का क्रम बना लिया था कि 2-4 की टोलियों में सुबह से शाम तक उसका मन बहलाने के लिए उसके पास मौजूद रहते थे। पुरुष नीचे बैठक में उपेंद्र सिंह के पास बैठ जाते थे और औरतें ऊपर जानकी के कमरे में फर्श पर बिछी दरी पर विराजमान रहती थीं। वे लोग जानकी एवं उपेंद्र की प्रत्येक छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते थे। उपेंद्र को पिछले 3-4 महीनों के दौरान उसे कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ा था। आसपास मौजूद लोग मुंह से निकलने से पहले ही उसकी जरूरत का एहसास कर लेते थे और तुरंत इस तरह की पूर्ति करते थे मानो वह उसके घर के ही लोग हों। उस समय भी 2 औरतें जानकी की सेवा टहल में लगी थीं। एक स्टोव पर पानी गर्म कर रही थी ताकि उसे रबर की थैली में भरकर जानकी के सुंग अंगों का सेंक किया जा सके। दूसरी औरत जानकी के सुन्न हुए अंगों की मालिश कर रही थी ताकि पुट्ठों की अकड़न व पीड़ा कम हो। कमरे में झांकने से पहले उपेंद्र सिंह ने सुना था कि जानकी वहां बैठी महिलाओं से कह रही थी, तुम देखना, मेरा गौरव मेरी बीमारी का पत्र मिलते ही दौड़ा दौड़ा चला आएगा। लाठी मारे से पानी जुदा थोड़ी ही होता है। माँ का दर्द उसे नहीं आएगा तो किसको आएगा। मेरी यह दशा देखकर वह मुझे पीठ पर उठाए उठाए फिरेगा, तुरंत मुझे दिल्ली ले जाएगा और बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। उपेंद्र के कमरे में घुसते ही वहां मौन छा गया। कोई महिला दबी जबान से बोली थी, चलो खिसको यहाँ से निठल्लियों, मुंशी जी चाची से कुछ जरूरी बात करने आए हैं। देखते देखते वहां बैठी स्त्रियां उठकर कमरे के दूसरे दरवाजे से निकल गईं। उपेंद्र ऐनक ठीक करता हुआ जानकी के पलंग के समीप पहुंचा। उसने बिस्तर पर लेटी हुई जानकी को ध्यान से देखा। शरीर के पूरे बाएं भाग पर पक्षघात का असर हुआ था। मुंह पर भी हल्का सा टेढ़ापन आ गया था और बोलने में जीभ लड़खड़ाने लगी थी। उपेंद्र जानकी से आंखें चार होते ही जबरदस्ती मुस्कुराया था और पूछा था, नए इंजेक्शनों से कोई फर्क पड़ा? हाँ जी, दर्द बहुत कम हो गया है, जानकी ने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया था और बाएं हाथ को थोड़ा उठाकर बताया था, यह देखो, अब तो मैं हाथ को थोड़ा हरकत दे सकती हूँ। पहले तो दर्द के मारे जोर ही नहीं दे पाती थी और टांग या तो बिल्कुल पथरा गई है। जाने कब तक मैं यूं ही अपंगों की तरह पलंग पर पड़ी रहूंगी। बीमारी आती हाथी की चाल से है और जाती चींटी की चाल से है। देखो, 3 महीनों के इलाज से कितना मामूली अंतर आया है, लेकिन अब मैं तुम्हारा और इलाज नहीं करा सकता। सारा पैसा खत्म हो चुका है, तमाम जेवर भी ठिकाने लग गए हैं। बस 50 रुपये और तुम्हारे 6 तोले के कंगन और चूड़ियाँ बची हैं। हाँ, जानकी ने लंबी सांस ली। तुम तो पहले ही बहुत सारा रुपया गौरव और उसके बच्चों के लिए या घर बनवाने में लगा चुके थे, पर वे नहीं आए। मेरी बीमारी की सुनकर तो आएंगे, फिर मेरा गौरव रुपयों का ढेर। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। उपेंद्र बाहर जाते हुए बोला, तुम इंतजार कर लो अपने बेटे का। मैं डॉक्टर बिहारी के पास जा रहा हूँ कंपाउंडर की नौकरी के लिए। तुम करोगे वही जो तुम्हारे मन में होगा। जानकी चिढ़कर बोली, आने दो गौरव को, 1 मिनट में छुड़वा देगा वह तुम्हारी नौकरी। आने तो दें। उपेंद्र बाहर निकलकर जोर से बोला, लो, सलमा बाजी और उनकी बहुएं आ गई हैं तुम्हारी सेवा को। हाँ हाँ, तुम जाओ, मेरे सेवा करने वाले बहुत हैं यहाँ। पूरा मोहल्ला क्या, पूरा कस्बा मेरा परिवार है। अच्छी थी तो मैं इन सबके घरों पर जाकर सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। कितना आनंद आता था दूसरों की सेवा में। ऐसा सुख तो अपनी संतान की सेवा में भी नहीं मिलता था। हाँ जानकी भाभी। सलमा ने अपनी दोनों बहुओं के साथ कमरे में आकर आदाब किया और जानकी की बात के जवाब में बोली, तुमसे ज्यादा मुंशी जी को मजा आता था दूसरों की खिदमत में। अपनी दवाओं की दुकान लुटा दी दीन दुखियों की सेवा में। डॉक्टरों का धंधा चौपट कर रखा था इन्होंने। कहते थे, गौरव हजारों रुपये महीना कमाता है, अब मुझे दुकान की क्या जरूरत है, बस गरीबों की खिदमत के लिए ही खोल रखी है, वरना घर बैठकर आराम करने के दिन है। ठीक कहती हो बाजी। जानकी का कलेजा फटने लगा। क्या दिन थे वे भी, कैसा सुखी परिवार था हमारा। कभी उपेंद्र और जानकी का परिवार बहुत सुखी था। दुख तो जैसे उन लोगों ने देखा ही नहीं था। जहाँ आज शानदार गौरव निवास खड़ा है, वहाँ कभी 2 कमरों का एक कच्चा पक्का घर था। उपेंद्र का परिवार छोटा सा था, पति पत्नी और इकलौता बेटा गौरव।
उपेंद्र की स्टेशन रोड पर दवाओं की दुकान थी। इससे अच्छी आय थी। उसी आय से उन्होंने गौरव को उच्च शिक्षा दीक्षा दिलाकर इस योग्य बनाया था कि आज वह दिल्ली में मुख्य इंजीनियर है। अशोक विहार में उसकी लाखों की कोठी है। वह देश का हॉकी का जाना माना खिलाड़ी भी तो था। बड़े बड़े लोगों तक उसकी पहुंच थी और आए दिन देश की विख्यात पत्र पत्रिकाओं में उसकी चर्चे होते रहते थे। गौरव ने दिल्ली में नौकरी मिलने के साथ ही अपनी एक प्रशंसक शीला से शादी कर ली थी। उपेंद्र व जानकी ने शहर को दिल्ली जाकर अपने हाथों से यह कार्य संपन्न किया था। शीला न केवल बहुत सुंदर थी बल्कि बहुत धनवान व कुलीन घराने से थी। बस यही वे चूक गए। चूंकि शादी गौरव एवं शीला की सहमति से हुई थी, इसीलिए वे उपेंद्र और जानकी को अपनी हर बात से अलग रखने लगे। यहाँ तक कि शीला शादी के बाद सिर्फ एक बार अपनी ससुराल नसीराबाद आई थी। फिर वह उन्हें गंवार और उनके घर को जानवरों के रहने का तबेला कहकर दिल्ली चली गई थी। पिछले 15 वर्षों में उसने कभी पलटकर नहीं झांका था। उपेंद्र और जानकी पहले तो खुद भी खिंचे खिंचे रहे थे, लेकिन जब उनके पोता और पोती शिखा और सुदीप हो गए तो वे खुद को रोक न सके। किसी न किसी बहाने वे बहू बेटे के पास दिल्ली पहुंच जाते। गौरव और शीला उनका स्वागत करते, उन्हें पूरा मान सम्मान देते, लेकिन 2-4 दिन बाद वे अपने बड़प्पन के अधिकारों का प्रयोग शुरू कर देते। उनकी निजी जीवन में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते। वे उन्हें अपने फैसले मानने और उनकी इच्छानुसार चलने पर विवश करते। यही बात बिगड़ जाती, संबंध बोझ लगने लगते और छोटी न छोटी बातों को लेकर कहा सुनी इतनी बढ़ जाती कि उपेंद्र और जानकी को वहां से भागना पड़ जाता। जानकी और उपेंद्र आखिरी बार शीला के पिता की मृत्यु पर दिल्ली गए थे। तब शिखा और सुदीप क्रमशः 10 और 8 वर्ष के हो चुके थे। उनके मन में हर बात को जानने की और समझने की जिज्ञासा थी। उन्होंने दादा दादी से बार बार आग्रह किया था कि वे उन्हें अपने कस्बे ले जाएं ताकि वहां का जीवन व रहन सहन देख सकें। गौरव के दिल में माँ बाप के लिए बहुत प्यार व आदर था। उसने घर ठीक कराने के लिए शीला से छिपाकर माँ को 10,000 रुपए दिए ताकि शीला को बच्चों को लेकर वहां जाने में कोई आपत्ति ना हो। परंतु जानकी की असावधानी से बात खुल गई। सास बहू में महाभारत छिड़ गया और एक दूसरे की शकल न देखने की सौगंध खा ली गई। परंतु नसीराबाद पहुंचते ही जानकी का क्रोध शांत हो गया। वह पोता पोती और गौरव को नसीराबाद लाने के लिए मकान बनवाने लगी। गृह प्रवेश के दिन वे नहीं आए तो जानकी को ऐसा दुख पहुंचा कि वह पक्षघात का शिकार हो गई और अब जानकी को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा। उपेंद्र डॉक्टर बिहारी के यहाँ से लौटा तो अंधेरा हो चुका था, पर घर का दृश्य देखकर वह हक्का बक्का रह गया। जानकी का कमरा आस पड़ोस के लोगों से भरा हुआ था। जानकी अपने पलंग पर रखी नोटों की गड्डियां उठा उठाकर एक अजनबी आदमी पर फेंकती हुई चीख रही थी, ले जाओ इनको मेरे पास से और उससे कहना न मुझे इनकी जरूरत है और न उसकी। आदमी नोट उठाकर बौखलाया हुआ बाहर आ गया था। उसे भीतर खड़े लोगों ने जबरदस्ती बाहर धकेल दिया था। कमरे से कई कई तरह की आवाजें आ रही थीं। जाओ भाई साहब जाओ, देखते नहीं यहाँ कितनी बीमार है। रक्तचाप बढ़ गया तो कोई फिर नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जल्दी निकालो इन्हें यहाँ से। और 2 लड़के उस आदमी को बाजुओं से पकड़कर जबरदस्ती बाहर ले गए। वह अजनबी उपेंद्र से टकराता टकराता बचा था। उपेंद्र ने भी गुस्से में पूछा था, कौन हो तुम? मैं गौरव का निजी सहायक हूँ, जगदीश। साहब ने ये 50,000 रुपये भेजे हैं और यह पत्र। उपेंद्र ने नोटों को तो नहीं छुआ, लेकिन जगदीश के हाथ से पत्र ले लिया। पत्र को पहले ही खोला जा चुका था और शायद पढ़ा भी जा चुका था। उपेंद्र ने तत्काल फटे लिफाफे से पत्र निकालकर खोला। पत्र गौरव ने लिखा था, पूज्य पिताजी एवं माताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला। माताजी के बारे में पढ़कर बहुत दुख हुआ। मन तो करता है कि उड़कर आ जाऊं, मगर मजबूरी है। शीला और बच्चे इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वे परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। मैं सियाट के कारण इतना व्यस्त हूँ कि दम लेने की भी फुर्सत नहीं है। बड़ी मुश्किल से समय निकालकर ये चंद पंक्तियां लिख रहा हूँ। मैं समय मिलते ही आऊँगा। फिलहाल अपने सहायक को 50,000 रुपये देकर भेज रहा हूँ ताकि माँ का उचित इलाज हो सके। आपने लिखा है कि आपने हर तरफ से पैसा समेट कर नए मकान के निर्माण में लगा दिया है। जो बचा माँ की बीमारी खा गई। यह आपने ठीक नहीं किया। बेकार मकान बनवाया हम लोगों के लिए। वह किसी काम का नहीं है। हम कभी नसीराबाद आकर नहीं बसेंगे। माँ की बीमारी पर भी व्यर्थ खर्च किया। पक्षघात की रोग का कोई इलाज नहीं है। मैंने कई विशेषज्ञ डॉक्टरों से पूछा है, उन सबका यही कहना है कि माँ को अधिकाधिक आराम दें
यही इलाज है इस रोग का। माँ को दिल्ली लाने की भूल तो कभी ना करें। यात्रा उनके लिए बहुत कष्टदायी होगी। रक्तचाप बढ़ गया तो दूसरा अटैक जानलेवा सिद्ध होगा। एक्यूपेंक्चर विधि से भी इस रोग में कोई लाभ नहीं होता, सब धोखा है। उपेंद्र इससे आगे न बढ़ सका। उसका मन हुआ कि उस पत्र को लाने वाले के मुंह पर दे मारे, लेकिन उसमें उसका क्या दोष था। उसने बड़ी कठिनाई से अपने आप को संभाला और जगदीश को पत्र लौटाते हुए कहा, आप उससे जाकर वहीं कहिए जो उसे जन्म देने वाली ने कहा है। मेरी तरफ से इतना और जोड़ दीजिएगा, हम लोग तो उसके लिए मरे हुए ही थे, आज से वह हमारे लिए मर गया। काश वह पैदा होते ही मर जाता। जगदीश सिर झुकाकर चला गया। उपेंद्र जानकी के कमरे में घुसा। उसने देखा कि वहां सब लोग मुस्कुरा रहे थे। जानकी की आंखें भीग रही थीं, लेकिन उसके होंठ बहुत दिनों के बाद हंसना चाह रहे थे। उपेंद्र ने जानकी के पास जाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया जानकी। तभी बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। जानकी ने देखा कि अंधेरे में खड़े लोगों की परछाइयां उसके समीप आती जा रही हैं। कोई चिल्लाया, अरे कोई मोमबत्ती जलाओ। नहीं, कमरे में अंधेरा रहने दो। जानकी तत्काल चीख उठी, यह अंधेरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है, मगर चारों तरफ फैले अंधेरे में तो साए ही साए हैं। मैं हाथ बढ़ाकर इन सायों का सहारा ले सकती हूँ। जानकी ने पास खड़े लोगों को छूना शुरू किया। अब मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। अंधेरे में भी कुछ साए हैं जो धोखा नहीं है। ये साए नहीं है, बल्कि मेरे अपने हैं, मेरे असली संबंधी, मेरा सहारा। या तुम हो ना जी? हाँ जानकी, या मैं हूँ, उपेंद्र ने भर्राई आवाज में कहा। तुम्हारे अंधेरों का साथी, तुम्हारा साया। तुम नौकरी करना डॉक्टर बिहारी की, रोगियों की सेवा करना। अपनी संतान से भी ज्यादा सुख मिलता है परोपकार में। मुझे संभालने वाले यहाँ मेरे बहुत हैं। मैं निचली मंजिल पर सिलाई स्कूल खोल लूंगी। मेरे कंगन और चूड़ियां बेचकर सिलाई की कुछ मशीनें ले आना और पहियों वाली एक कुर्सी ला देना। जानकी, हाँ जी, मेरा एक हाथ तो चलता है। ऊपर की मंजिल किराए पर उठा देना। वह पैसा भी मैं अपने इन परिवार वालों की भलाई पर खर्च करना चाहती हूँ। हमारे मरने के बाद हमारा जो कुछ है इन्हें ही तो मिलेगा। एकाएक बिजली आ गई। कमरे में उजाला फैल गया। सबके साथ उपेंद्र ने देखा कि जानकी अपनी एक हाथ पर जोर लगाकर उठ बैठी थी। इससे पहले वह सहारा देने पर ही बैठ पाती थी। उपेंद्र ने खुशी से छलकती आवाज में कहा, जानकी, तुम तो बिना सहारे की उठ बैठी हो। हाँ, इंसान को झूठे सहारे ही बेसहारा करते हैं। मैं इस आशा में पड़ी रही कि कोई आएगा, मुझे अपनी पीठ पर उठाकर ले जाएगा और दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर से मेरा इलाज कराएगा। मेरा यह झूठा सहारा खत्म हो चुका है। मुझे सच्चा सहारा मिल चुका है, अपनी हिम्मत का सहारा। फिर मुझे किस बात की कमी है? मेरा इतना बड़ा परिवार जो खड़ा है यहाँ, जो जरा सा पुकारने पर दौड़कर मेरे चारों ओर इकट्ठा हो जाता है। यह सुनकर उपेंद्र की छलछलाई आंखें बरस पड़ीं। उसे रोता देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें भी गीली होने लगीं। उपेंद्र आंसुओं को पोंछते हुए सोच रहा था, ये कैसे दुख हैं जो बूंद बनकर मन की सीप में टपकते हैं और प्यार व त्याग की गर्मी पाकर खुशी के मोती बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।